आपके पास हैपेरियन की बुक है या नहीं? है सर। अच्छा जी, हैपेरियन आपके पास बुक भी होगी, आप उधर से भी देख सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। इनफैक्ट ये एक ग्रीक मिथोलॉजी है। ग्रीक मिथोलॉजी में बहुत सारे गॉड गॉडेसेस को माना जाता था। उनका बिलीव है कि सबसे पहले जब ये दुनिया बनी थी, यहाँ पे क्योस था, डिस्टरबेंस थी, बिखरी हुई चीजें थी, और यहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी। सबसे पहले जो आए थे वो थे टाइटन्स। टाइटन्स का वजूद आया था सबसे पहले। टाइटन्स के इनके कुछ बच्चे थे, और फिर उनके बाद इनके बच्चों ने ही बगावत कर दी, जो कि ओलंपियंस हैं। हैप्रियन एक सन गॉड है जो कि टाइटन से ही ताल्लुक रखता है। दो मेन गॉड गॉड्सेस के ग्रुप हैं, एक है टाइटन और एक है ओलंपियन। हैप्रियन एक सन गॉड है जो अभी तक डिफीटेड नहीं हुआ इन ओलंपियन से। ओलंपियन जो है वो यंग हैं, और टाइटन जो है वो पहले की फोर्स है। जब ये दुनिया बनी थी, सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा था इस धरती के ऊपर, ग्रीक का मिथोलॉजी का ये बिलीव था कि वो टाइटन्स थे। टाइटन से आगे मजीद एक ग्रुप बना गॉड्स गॉडेसेस का, उनका नाम था ओलंपियंस। जब ओलंपियन अपनी पावर में ग्रो हुए तो उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया टाइटन्स को। टाइटन के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ते हैं, और उनमें मेन लीडर उनका होता है जोव। जोव सैटर्न जो मेन लीडर उनका होता है, उसको मार गिराता है, और वो कहीं पहाड़ों में छुप जाता है। और सारे टाइटन्स जो हैं, चूंकि वो गॉड थे और डिफरेंट जगह पे जाके छुप गए, क्योंकि उनको बहुत मार पड़ी जॉव्स और उसकी आर्मी थे। यहां पे एक मेन लीडर था जो इधर से लड़ रहा था, उसका नाम था सैटर्न। क्या नाम था? सैटर्न। सैटर्न। और इधर से जो लड़ रहा था मेन, उसका नाम था जोव। जोव अपनी ग्रुप्स ऑफ गॉड्स के साथ इनके साथ लड़ता है, और इन गॉड्स को वो शिकस्त देता है, और सैटर्न भी जाके पहाड़ों में छुप जाता है। इसकी वाइफ होती है सैटर्न की एक बहन होती है थिया, जो कि हेप्रियन सन गॉड की वाइफ है, थिया, और वो इसकी सिस्टर है। अब ये इतना यहाँ पे छुपा हुआ है कि इसने मार खाई है, और ये पहाड़ों में जाके छुपा हुआ है। थिया इसे तलाश करती करती, ट्रेवल करती हुई सैटर्न के पास जाती है, और थिया की वो पर्सनैलिटी बताता है, उसके स्ट्रेचर, उसकी कॉन्टिन्यूस और पर्सनैलिटी बताता है कि उसके इतने लंबे बाल हैं कि एक्ली को अपने बालों के साथ खींच ले। एक्ली बहुत बड़ा एक ग्रीक हीरो था, तो इतनी पावर है उसके अंदर कि वो अपने एक बाल के साथ उसको खींच ले, यानी इतनी बड़ी स्थिया दिखाई गई है। तो जब हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको वहां बताऊंगा कि क्या हुआ था फिर। तो वो इस सैटर्न के पास आती है। वो कहती है कि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, मैं यहाँ पे तुम स्टूपिफिकेशन में सोए हुए हो, तुम्हें जगाऊं, लेकिन तुम लड़ते क्यों नहीं हो? उठ उठ खड़े हो, और अपनी सीट जो खो दी है ओलंपियन के हाथों दोबारा से वापस लो। वो इस हैप्रियन को भी मोटिवेट करती है कि तुम भी साथ दो सैटर्न का, अपने हस्बैंड को। ये गॉड जो है ये अभी अनडिफीटेड है, इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन ये यहाँ पे अपने सूरज को कंट्रोल किए हुए है। और हैप्रियन गॉड एक ऐसा गॉड है कि जो अभी भी कायम दायम है, और ये ताल्लुक इनसे ही रखता है, टाइटन से, लेकिन ये बचा हुआ है। लेकिन इससे इसकी पर्सनैलिटी ये भी बैफल्ड और कंफ्यूज है, कहीं ओलंपियन इसको भी गिरा ना दे, क्योंकि ओलंपियन ने सारे टाइटन्स को मार गिराया है, और ये सिर्फ एक टाइटन बचा है, हैप्रियन। तो हैप्रियन भी इनसे मजीद डर रहा है कि कहीं वो मेरे ऊपर भी हमला ना कर दे। ओलंपियन जॉब इतना ताकतवर है कि वो टाइटन और सैटर्न इतने बड़े गॉड को उसने नहीं छोड़ा, तो हैप्रियन कहता है मुझे भी नहीं छोड़ेगा। हैप्रियन के पास उसका फादर आता है कोलियस। कोलियस उसके पास आता है, उसे कहता है कि तुम दूसरे टाइटन्स की हेल्प क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारा फादर, तुम्हें हुक्म देता हूं, जाके सैटर्न की मदद करो, और सारे मिलके कलेक्टिव पावर बनाओ, और उनके बाद फिर उनके ऊपर हमला करो। हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही बुक है, ये फ्रेगमेंट में उसने एपिक लिखने की कोशिश की, मिल्टन की तरह। मिल्टन से वो इन्फ्लुएंस था, लेकिन मिल्टन जैसी पोएट्री नहीं कर सका, उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रही। ये फ्रेगमेंट में उसने हाफ लिखी है, लेकिन जितना लिखा है, लोग इससे बाद उस वक्त तो मुतासर नहीं हुए, लेकिन बाद में मुतासर हुए। एनी हो, शैली ने इसको एडमायर किया था इसके ऊपर। यहां तक जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसकी समझ आ गई। अब आप पढ़ोगी तो आपको ये समझ भी आ जाएगी।
तो इसमें मेन कैरेक्टर जो मैंने सर आपके इसका साथ, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा। किसका? ये मुश्किल लग रहा है आज वाला लेक्चर जरा मुश्किल लग रहा है, इसका लिंक जरूर सेंड कीजिएगा मुझे। यस यस डेफिनेटली। रोमांटिक पोएट्री मैं आपको कह रहा हूँ कि असल में लिटरेचर सारा ही पढ़ने वाला है, समझने वाला है। हम लोग रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाते समझ नहीं आती, फिर हम कहते हैं जी मेरे नंबर कम आ गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आइडियाज चाहिए होते हैं। और बिलीव मी, मुझे याद है कि जो अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट, वो 10-10 शीट्स लगाते थे, 20-20 शीट्स भी लगाते हैं, तो उनके नंबर भी फिर अच्छे आने हैं। तो ज्यादा लिखते हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज ज्यादा होते हैं। ये तो आइडियाज की गेम है लिटरेचर। टाइटन्स, टाइटन्स मैंने कहा कि वो गॉड्स हैं, कौन से गॉड्स हैं? जो डिफीटेड हो गए हैं, और ये ओलंपियन विनर है। इनमें जो मेन लीडर है उसका नाम जॉब है, और इधर जो मेन लीडर है उसका नाम सैटर्न है, SATURN, सैटर्न। और इधर जॉब है। जॉब चूंकि एक यंग है और ये एक ओल्ड है। यहाँ पे एक सिंबॉलिक मीनिंग भी निकलते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन आया था और ये टाइटन्स जो थे, ये ओल्ड हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं और ये यंग न्यू लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। चूंकि ओल्ड लोग और उनकी थॉट्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं। आज भी आप देखें तो हमारा कल्चर पुराना कहाँ गया? वो कहाँ गए हल, वो कहाँ गए पगड़ियों वाले, वो कहाँ गए तहमत बांधने वाले? आज भी देखें, माँ ने फटे पुराने कपड़े पहने होंगे तो आप यूनिवर्सिटीज में देखें, माँ के कपड़े मैले कचाले, पीछे लड़की आ रही है तो उसके मॉडर्न। ट्रांजिशन, हमारी एज ट्रांजिशन में चल रही है और इसमें बड़े मसाइल आएंगे। क्योंकि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर देखता रहता हूँ कि मदर, लड़कियों की मदर आ रही हैं मदर्स, तो उसने मॉडर्न ड्रेस पहना होगा मदर के बेचारी के, वैसे फादर ने पगड़ी बांधी होगी, पीछे जो उसकी वाइफ बैठी है या उसकी बेटी बैठी है, आप देखें उसका ड्रेस कैसा है। हमारी एज जो है वो बेचारे जो ओल्ड, हमारी एक जनरेशन पुराने लोग हैं वो खत्म हो रहे हैं, न्यू आ रही है। जब इसके बाद लोग आएंगे वो हमें कहेंगे यार ये ओल्ड है, इनकी थॉट ओल्ड है, ये सोशल मीडिया पे रहने वाले। हो सकता है ऐसे वो ऐसे लाइन करेंगे, ऐसे हाथ करेंगे, मोबाइल सामने बन जाएगा। आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है, सोशल मीडिया की नए नए मेथड्स वो निकाल रहे हैं, नए नए टूल्स निकाल रहे हैं। हो सकता है आपके हाथ पे मोबाइल बना दें, आप ऐसे करें, सामने मोबाइल बन जाए, मोबाइल यूज किया, फिर हाथ को ऐसे कर। इट्स अ पॉसिबल कि आने वाले दौर में कैसे लोग बन जाएंगे, कैसे वो ऑटो पायलट हो जाएंगे, किस तरह वो पूरी लाइफ मशीनरी में बदल जाएगी। और वो आने वाले लोगों को, हमारे जैसे लोगों को कहेंगे यार इनके पास इतने इतने बड़े मोबाइल हुआ करते थे, कितना वजन उठाते थे, देखो हमारे हाथ के अंदर ही मोबाइल फिट हो गया, हम जहां करते हैं वहां मोबाइल बन जाता है। डेज आर गोइंग टू कम, हमें वो कहेंगे कि हम obsolete हैं, हम बेकार थे। तो हर आने वाला दौर जो है वो दूसरे को क्या कहता है? वो टाइटन से हम ओलंपियन है। यानी टाइटन्स किसी ना किसी ने बनना ही है और ओलंपियन जो है उनको रिप्लेस कर लेंगे। हर आने वाली जनरेशन जो है वो पहली जनरेशन को रिप्लेस कर लेती है, फिर निजाम नहीं चलता भाई। चलना है ना ऐसे, हर आने वाला, हम जितने मर्जी मॉडर्न यस बन सर। जाएं, जितना मर्जी, जितनी मर्जी फिलॉसफी सीख लें, जितना मर्जी नॉलेज हासिल कर लें, जो आने वाला नॉलेज है, चूंकि इंसान जो हो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, हमारे माइंड की कोई लिमिट, इसकी लिमिट ही नहीं है। इसके अंदर 100 बिलियन सेल्स, तो मतलब दरियाफत है, डिस्कवर्ड है। कितने हैं? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 100, दुनिया की आबादी सारी 7 बिलियन, और 100 बिलियन, इसको जितना मर्जी एक्सपैंड कर लें, ब्रेन, इस माइंड को जितना मर्जी एक्सपैंड कर लें, इसकी तो हद ही नहीं। तो आने वाली जनरेशन जो है वो इसी से इवॉल्व हो रही है। ओलंपियन न्यू गॉड्स, टाइटन ओल्ड गॉड्स। ये समझ लें कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आ रही है अभी, वो न्यू है, और जो रिप्लेस हो रहे हैं वो बेचारे टाइटन, जिनको रिप्लेस किया जा रहा है। आप माने या ना माने, कोई ना कोई हमें रिप्लेस करने के लिए बन रहा है, या अभी पैदा हो रहा है, या हो गया है, जिसने हमारी जगह लेनी है। जहां पे मैं बैठा हूं यहाँ पे हो सकता है कोई और बैठा हो, कल को पढ़ा रहा। ये सीट मेरी नहीं है। दुनिया की कोई चीज भी
हमारी अपनी नहीं है। इवन के जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो भी हमारे अपने नहीं है, वो भी हमने इन्हीं सोसाइटी से सीखे हैं और इसी से इवॉल्व होके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज ट्रांजिटरी है, एवरीथिंग इज बीइंग चेंज। दुनिया के अंदर एक ही परमानेंट रियलिटी है जो जो फिक्स्ड है, जो हमेशा रहेगी, वो है चेंज। चेंज होता रहेगा। आगे आ जाएं। हैप्रियन जो है, इसके अंदर ये पॉइंट नोट कर लें, हैप्रियन जो है वो सन गॉड है और वाइफ ऑफ हैप्रियन उसका नाम है थिया। थिया जाती है अपने ब्रदर के पास, उसका नाम था सैटर्न। वो उसे कहती है कि क्यों यहाँ पे लेटे हुए, जाके अपनी तैयारी करो, अपने असला को, अपनी पावर को इकट्ठा करो, रिकलेक्ट करो, सारे लोगों को इकट्ठा करो, दोबारा से फिर हमला करो और अपनी खोई हुई सीट वापस लो। पैराडाइज लॉस्ट में भी ऐसे होता है। एंजल्स, रेबल एंजल्स क्या करते हैं, वो बील्जबब और उसके अलावा जितने भी रेबल्स एंजल हैं वो इकट्ठे होकर किसके ऊपर हमला करते हैं, गॉड के ऊपर। दोबारा से हम इकट्ठे होकर हमला करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह डिफीट होते हैं। इसी तरह ये उससे मिलती जुलती थोड़ी सी इन्फ्लुएंस लगती है कि ये मिल्टन से इन्फ्लुएंस है। लग रहा है ना कि मिल्टन से इन्फ्लुएंस्ड होकर उसने लिखी, लेकिन वैसी लिख नहीं सका। मिल्टन चूंकि एक ग्रैंड राइटर था, ग्रैंड स्टाइल था, ग्रैंजर और फिगर ऑफ स्पीच यूज करता था, ग्रैंड किस्म की, उस जैसी पोइट्री तो नहीं कर सका ये, लेकिन इसने कोशिश की बेचारे ने। उसकी हेल्थ की वजह से और फाइनेंशियल इशू की वजह से कहते कंप्लीट नहीं हुई। वाथिया वाइफ ऑफ हैप्रियन, सैटर्न ओल्ड गॉड है, और कोलियस जो है, कोलियस मैंने कहा जो फादर है सैटर्न का, तो इन सब का फादर है। यानी कोलियस जो है वो फादर किसका है, हैप्रियन का और सैटर्न का। ये से कहता है कि दोबारा से कोशिश करो यार, लड़ो तुम और तुम जीत जाओगे। यहाँ पे ओलंपियन गॉड में जो सबसे बड़ा है वो जुपिटर, जिसे जॉब कहते हैं। जॉब के पास ग्रुप ऑफ दूसरे गॉड्स हैं जो उसकी हेल्प करते हैं इनके खिलाफ लड़ने में, और इनको रिप्लेस कर लेते हैं, वो रिप्लेस देम, और इनको वो बाहर निकाल देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, लाइन टू लाइन टेक्स्ट इंशाल्लाह पूरी करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, she was the goddess of infant world by her in stature, उसका जिस्म बॉडी ऐसा था। द थाल एमेजोन, एमेजोन एक बहुत बड़ा जजीरा है, थाल एमेजोन हैड स्टूड अ पिग्मीज हाइट, कि उसके बड़े सामने बहुत बड़ा एमेजोन जो है वो भी एक पिग्मी छोटा सा लगता है। किसकी तारीफ हो रही है, थिया। थिया आती है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है जॉन कीट्स। थिया कौन है, ये सिस्टर है सैटर्न की, सैटर्न की सिस्टर है और हैप्रियन की वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि उसका स्टेचर इतना बड़ा था कि उसके सामने पिग्मी लगता है हाइट में अमेज़न भी। शी वुड हैव टेकन एक्लीज, एक्लीज बाय द हेयर, वो इतनी लंबी, इतनी जवान है कि अक्लीज को अपने हेयर के साथ बांध ले। अक्लीज बहुत बड़ा एक फाइटर था जो हेक्टर के साथ लड़ा था और उसने हेक्टर को मार गिराया था। तो उसके सामने कहता है कि अक्लीज जो है उसे भी, वो भी छोटा सा लगे। एंड बेंट हिज नेक, और उसकी नेक से वो बांध ले, झुका दे, विद द फिंगर स्टेड एक्सियंस, एक्सियंस व्हील। ये भी एक ग्रीक मिथोलॉजी से उसने यूज किया है कि वो अपनी एक फिंगर से, एक बहुत बड़ा व्हील है उसको भी कहता है कि झुका दे, और विद फिंगर स्टेड एक्सियन व्हील, यानी वो एक बहुत बड़ा व्हील था जिसमें जूवस ने एक एक बंदे को बांध दिया था उस व्हील के साथ, और वो व्हील इतना बड़ा था कि हिल नहीं रहा था उससे। तो वो इतनी ताकतवर है कि वो अपनी उंगली से उसको उठा दे, इतने बड़े व्हील। ये भी ग्रीक मिथोलॉजी से। हर फेस वाज लार्ज दैट द मिम्फियन स्फिंक्स, एक बहुत बड़ी स्फिंक्स है मिम्फियन। ये स्फिंक आपने देखी होगी, अगर इडिपस रेक्स पढ़ा है तो स्फिंक का क्या होता है कि मुंह जो है इंसान का है और धड़ जो उसका वो शेर जैसा है। तो पेडेस्टल्स हैप्पीलीज इन द पैलेस कोर्ट, कि was large that her face was large as that of the Memphian Sphinx pedestals happily in the palace court, कि एक बहुत बड़े इजिप्शियन कोर्ट के अंदर जो बहुत बड़ी एक स्फिंक्स पड़ी हुई है, वो भी कहता है कि उस जैसा उसका फेस है।
when sages looked Egypt for their love, जब बड़े बड़े सेजेस बड़े बड़े जो उनके लोग हैं वो देखते हैं इजिप्ट को फॉर देयर लॉर। इजिप्ट के अंदर जो एक मुजस्मा पड़ा हुआ है बहुत बड़ी स्फिंक्स का, मेम्फियन स्फिंक्स का, और वो अपनी कहानियों में इजिप्शियन लोग उनको यूज करते हैं। वो कहता है कि इसके सामने, वो भी इसके सामने कुछ नहीं है, उसका फेस इतना बड़ा है। मतलब उसको एडमायर किया गया थिया को। थिया कौन थी? सिस्टर थी सैटर्न की और वाइफ थी हैप्रिन की। इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अब जब हम बनाएंगे तो हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऐसे बनाएंगे कि दीज लाइंस बीन टेकन फ्रॉम द बुक हैप्रियंस रिटन बाय जॉन कीट्स। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बना दें किसी तरह। दो गॉड्स हैं, जो मैंने स्टोरी बनाई उस स्टोरी को लिख दो कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दें।